नई उम्मीदें, नए सपने और हर सुबह हम करते हैं आपके साथ एक नई शुरुआत, क्योंकि कहा जाता है कि जब आपकी सुबह शुभ हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। और यही कोशिश होती है हमारी नया सवेरा में, जो कि पावर पैक्ड शो है, प्राइम टाइम शो हमारे मॉर्निंग बैंड का, जहां हम आपको दिखाते हैं देश विदेश, खेल जगत और आर्थिक जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। और इस 1 घंटे मेरा साथ देंगी मेरी सहयोगी संध्या। संध्या, सुप्रभात। सुप्रभात आंचल, और नया सवेरा के हमारे सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। तो नया सवेरा में आज आपको तमाम खबरों से हम करने वाले हैं अपडेट, साथ ही साथ आपको लेकर के चलेंगे अखबारों की दुनिया में, और खास सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट्स का करेंगे रुख। साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत की झलक भी आपको दिखाएंगे, एक मजबूत तस्वीर भी आपके साथ करेंगे साझा, और कैसे आपकी सेहत रह सकती है फिट, करेंगे इस पर भी बात। साथ ही साथ हमारी एक विशेष सीरीज जो हर बार हम आपके लिए खास तौर पर लेकर के आते हैं, एक दिन एक उत्सव, तो उसका भी रुख करेंगे। आइए नया सवेरा में शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज केंद्रीय पद अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। कल पीएम मोदी ने संगठन को मजबूत बनाने का दिया मंत्र। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से रूस के 2 दिवसीय दौरे पर। IRGC टैक के 27वें सत्र की करेंगे अध्यक्षता। सर्गेई लावरोव से करेंगे मुलाकात। छात्र नेता अमीषा प्रसाद को डिटेन किए जाने से झारखंड में उबाल। भाजपा ने झारखंड सरकार पर लगाया प्रशासनिक गुंडागर्दी का आरोप। ओडिशा में बारिश और बाढ़ से फिलहाल राहत नहीं, अगले कुछ दिन तक भारी बारिश के आसार। 24 और 25 अगस्त को कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट। और खेल की खबरों में, भारत श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा और निर्णायक मुकाबला आज से कोलंबो में। 1-0 से आगे चल रही टीम इंडिया की नजर क्लीन स्वीप पर। आइए विस्तार से खबरों को जानते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में आज केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचार और दृष्टिकोणों पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना, इसके साथ लोगों को कैसे आगे जुड़ाव को बढ़ाना है, इस पर भी केंद्रित होती हैं ऐसी बैठकें। और वहीं पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक की है। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और सरकार की योजनाओं एवं पहलों को जनता तक पहुंचाने पर मंथन हुआ। बैठक के दौरान भाजपा ने वंदे मातरम की ऐतिहासिक विरासत के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें पार्टी ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 19 अगस्त को कांग्रेस कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन को केवल पहले 2 पैरा तक सीमित करने वाले 1937 के प्रस्ताव को पुनः लागू किए जाने के निर्णय की कड़ी निंदा की। भाजपा ने कहा कि राजनीतिक सुविधा तुष्टीकरण या वोट बैंक की राजनीति के लिए वंदे मातरम के सम्मान और विरासत से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। नई दिल्ली स्थित पार्टी भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक की। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से लेकर बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की रणनीति पर मंथन हुआ। वहीं बैठक में वंदे मातरम के सम्मान और ऐतिहासिक विरासत को लेकर भाजपा ने कांग्रेस के फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया। पार्टी ने प्रस्ताव पारित कर साफ कर दिया कि राष्ट्रगीत की गरिमा और विरासत से किसी भी राजनीतिक सुविधा या तुष्टीकरण के लिए समझौता स्वीकार नहीं होगा। देखिए रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की नई टीम ने शनिवार को एक साथ कई मोर्चों पर अपनी रणनीति को धार दी। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक की। बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और सरकार की योजनाओं एवं पहलों को जनता तक पहुंचाने पर मंथन हुआ।
बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस के उस फैसले की कड़ी निंदा की गई जिसमें कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ पहले 2 पदों के गायन को सीमित रखने की बात कही गई है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि भारतीय जनता पार्टी 19 अगस्त 2026 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 1937 के अपने प्रस्ताव को पुनः स्वीकार करते हुए कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल प्रथम 2 पदों के गायन को सीमित करने के निर्णय की कड़ी निंदा और स्पष्ट शब्दों में विरोध करती है। भाजपा वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत, भारत माता के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता संग्राम के मंत्र और भारत की राष्ट्रीय चेतना का अमर प्रतीक मानती है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पार्टी जो विभाजन के बीज बोने की कोशिश कर रही है, भारतीय जनता पार्टी उसे कभी कामयाब नहीं होने देगी। जो ब्रिटिश सरकार वंदे मातरम को रोक रही थी, आज वही कांग्रेस सरकार वंदे मातरम को रोक रही है। हमारे अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने पुरजोर तरीके से यह कहा है, विभाजन करने की बीज बोने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, हम कदाचित इसे नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण वंदे मातरम के सम्मान, गरिमा, विरासत और राष्ट्रीय स्वरूप की रक्षा का संकल्प लिया है। पार्टी इसे भारत का राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय चेतना का अमर प्रतीक और स्वतंत्रता संग्राम की गौरवशाली विरासत मानती है। पार्टी ने कहा कि राष्ट्रीय गीत को सांप्रदायिक दबाव, राजनीतिक तुष्टीकरण या वोट बैंक की राजनीति के अधीन करने के हर प्रयास का विरोध किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस को याद दिलाया कि उसका कोई भी प्रस्ताव संवैधानिक संस्थाओं और संसद द्वारा बनाए गए कानून से ऊपर नहीं हो सकता। जो बाधित करता है वंदे मातरम को आगे बढ़ने से, वंदे मातरम को गाने से, वह दंडित होगा। खबरदार, वंदे मातरम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगी। जैसे गांधी जी ने कहा, यह देश का गान है, यह मंत्र राष्ट्र का है। प्रस्ताव में आगे कहा गया कि भाजपा वंदे मातरम से जुड़े ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भ को जनता के सामने रखेगी, जिसमें इसके गायन को सीमित किए जाने की परिस्थितियां और तत्कालीन आपत्तियां शामिल हैं। पार्टी महात्मा गांधी के उस कथन को भी जन जन तक पहुंचाएगी, जिसमें उन्होंने वंदे मातरम को साम्राज्यवाद विरोधी नारा और शुद्धतम राष्ट्रीय भावना से जुड़ा बताया था। भाजपा कार्यकर्ता देशव्यापी अभियान चलाकर वंदे मातरम का इतिहास, अर्थ, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत लोगों तक पहुंचाएंगे। खास तौर पर युवाओं के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि पूर्ण वंदे मातरम और स्वतंत्रता संग्राम, बलिदान तथा राष्ट्र जागरण से जुड़ी इसकी स्मृतियां आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के प्रत्येक गली नुक्कड़ कोने में जाकर वंदे मातरम का यशोगान करेगा। भाजपा ने दो टूक कहा कि राजनीतिक सुविधा, तुष्टीकरण या वोट बैंक की राजनीति के लिए वंदे मातरम के सम्मान और विरासत से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। भाजपा ने जहां एक तरफ कांग्रेस के फैसले पर अपना विरोध दर्ज कराया है, तो वहीं दूसरी तरफ देशव्यापी अभियान के जरिए वंदे मातरम के इतिहास और राष्ट्रीय महत्व को जन जन तक पहुंचाने का फैसला किया है। ब्यूरो इनपुट के साथ दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र और राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों और पार्टी की टीम के साथ कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवैधानिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा हुई। भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि 7 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के 25 साल पूरे हो रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बीजेपी सेवा संकल्प अभियान चलाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व और सेवा भाव को केंद्र में रखकर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। सात अक्टूबर 2001 को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की। उसको इस 7 अक्टूबर को 25 साल पूरे हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह सोचा गया कि हम जन्मदिन को लेकर सेवा पखवाड़ा करते हैं, तो ये 25 साल का औचित्य ध्यान में लेते हुए
हम इसको एक सेवा संकल्प अभियान, एक मास का पूरे देश में ये अभियान चलाए और जिसमें मोदी जी के व्यक्तित्व का अहम जो सेवा का भाव है उसको लेकर ये पूरे अभियान में कई गतिविधियां हो। और ताज़ा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता राजेश राज। आइए उन्हीं का रुख करते हैं और जानते हैं कि आज होने वाली बैठक में क्या खास रहने वाला है। राजेश, कल जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई उसमें तस्वीर साफ हो गई कि कौन कौन से ऐसे विषय थे जिन पर विचार मंथन हुआ, जिसमें मोदी एट 25 की अगर बात करें या फिर युवाओं से संवाद कार्यक्रम की बात करें या फिर वंदे मातरम को लेकर के। लेकिन अगर आज की बात समझना चाहें तो आज ऐसे कौन से विषय रह सकते हैं जिसे इस रूपरेखा के साथ आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनकी जो पहली कैबिनेट का गठन किया गया उस कैबिनेट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कल मुलाकात हुई शाम में और उनके साथ फोटोग्राफी का भी कार्यक्रम हुआ और उसके अलावा प्रधानमंत्री के साथ उनके जो है वो संवाद का कार्यक्रम भी देर रात तक चला। और उसके बाद आज जो सभी राज्यों के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और राज्यों की जो टीम है जिसे प्रदेश अध्यक्ष लेकर अपने नेतृत्व में दिल्ली पहुंचे हैं, जिनके साथ कल भी राष्ट्रीय पदाधिकारियों का रास्ता कायम हुआ था। राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक जो बीजेपी दीनदयाल उपाध्याय मुख्यालय का जो विस्तारित भवन है उसके सभागार में बैठक आयोजित की गई थी। वो बैठक आज भी कंटिन्यू रहेगी और 10 बजे के आसपास वो बैठक शुरू होगी और ये उम्मीद जताई जा रही है कि तमाम जो समसामयिक मुद्दे हैं उस पर और इसके अलावा राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जो टीम, नवगठित टीम है, उनका इंटरेक्शन कल उनसे हो चुका है राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ। आज जो मुद्दे हैं, तमाम जो इश्यूज जिसको कल डिस्कस किया गया है उस पर विस्तृत चर्चा जो है आज की जाएगी। कार्यशाला कल हो चुका है, आज उन मुद्दों पर चर्चा होगी कि कैसे प्रधानमंत्री का जो जन्मदिन है 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक इस बार जो है वो पूरा सेवा संकल्प अभियान जो प्रधानमंत्री के 25 साल जो उनके प्रशासनिक अनुभव के पूरे हो रहे हैं उसको लेकर 1 महीने तक कार्यक्रम चलाए जाएंगे। पहले यह पखवाड़ा मनाया जाता था और 1 महीने तक जो कार्यक्रम चलेगा वो गली, नुक्कड़ों, चौराहों और तमाम राज्यों में उस कार्यक्रम की जो झलक है वो देखने को मिलेगी। उसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा इसको लेकर विस्तृत चर्चा होगी। और हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र दुनिया की ऐसी पार्टी है जिस पार्टी में चुनाव का इंतजार नहीं किया जाता है। वह पार्टी 24/7 अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करती है। सत्ता और संगठन के बीच कैसे संतुलन साधा जाए, सत्ता की चीजें संगठन के जरिए ग्रास रूट तक कैसे पहुंचे, कार्यकर्ताओं को कैसे उनका सबक मिले, कैसे उनको सीख मिले और वो जनता के साथ संवाद कायम करें, इसकी ट्रेनिंग पूरे साल दी जाती है। और उसी का आज भी देखने को मिलेगा जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो उनकी टीम है साथ राष्ट्रीय पदाधिकारी जो है वो संवाद स्थापित करेंगे कि कल ही उनका परिचय हुआ है, उनका अभिनंदन किया गया है। आज जमीनी तौर पर उन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कैसे किया जाए मेरा होगी पार्टी के राष्ट्रीय स्वयं बैठक रहेंगे, नई टीम उसमें मौजूद होगी और निश्चित तौर पर नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के मात्र 45 साल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, युवा की पूरी फौज उन्होंने खड़ी की है, जैन जी का ख्याल रखा है और तमाम जो वैसे जो देश के विभिन्न हिस्सों में संगठन में बैठे हुए थे उनको राज्यों से निकालकर उन्होंने राष्ट्रीय टीम में शामिल किया है। ऐसे लोगों को प्रशिक्षित करने, ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए आज की इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण तरीके से देखा जा सकता है। वही राजेश, हम जानते हैं कि जिस तरह से इस नवनियुक्त नवीन टीम को बनाया गया जो कहीं ना कहीं समानता, परिपक्वता और महिलाओं की राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन को दर्शाती है। इसमें इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, किस तरह से मूल मंत्र आज साझा किया जा सकता है इस बैठक में चुनावों को लेकर? देखिए सबसे जो अहम है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले दिनों में होने हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ये हसरत है
कि अब जबकि वो बिहार में वो किला फतह कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का कमल इन राज्यों में खिल चुका है, तो ऐसे में अब उनकी एकमात्र हसरत रह गई है कि वो पंजाब में अपना जो है वो सिक्का जमाए। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी की जो कुरीतियां हैं, उस राज्य में जो उनकी विफलता है, उसको कैसे काउंटर किया जाए, इसको लेकर निश्चित तौर पर भारतीय पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को चाक चौबंद करने की कोशिश करेगी। और उत्तर प्रदेश हम जानते हैं कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश अब पार्टी हैट्रिक लगाने के लिए एडी चोटी का जोर। बिल्कुल, और इस बैठक में इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी और जो संकल्प सेवा अभियान है किस तरह से उसका क्रियान्वयन किया जाएगा, इस पर भी मंथन होना बेहद ज़रूरी है आज की इस बैठक में। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, आपका इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं झारखंड, क्योंकि झारखंड में जो छात्रों का आक्रोश है वो तो बढ़ ही रहा है, लेकिन सोरेन सरकार भी लगातार घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब यहां पर छात्र नेता अमीषा प्रसाद को रांची पुलिस द्वारा डिटेन किए जाने के बाद झारखंड की सियासत गर्मा गई है। अमीषा प्रसाद ने आरोप लगाया कि पूछने के बावजूद पुलिस ने उन्हें ये स्पष्ट नहीं बताया कि आखिर किस मामले में उन्हें थाने लाया गया है। उधर अमीषा प्रसाद को महिला थाने लाए जाने की सूचना मिलते ही बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल थाने पहुंचा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक सीपी सिंह, रांची के मेयर रोशनी खलखो, डिप्टी मेयर और बीजेपी महानगर अध्यक्ष समेत कई नेता महिला थाना पहुंचे। बताया गया कि अमीषा प्रसाद को डिटेन किए जाने की सूचना पर बाबूलाल मरांडी कोतवाली थाना पहुंचे और करीब 2 घंटे तक वहां मौजूद रहे। हालांकि उनकी अमीषा प्रसाद से मुलाकात नहीं हो सकी। उन्होंने पुलिस कार्रवाई को झारखंड सरकार की प्रशासनिक गुंडाई बताया है। रांची की मेयर रोशनी खलखो ने आरोप लगाया कि पुलिस ने अमीषा प्रसाद को घर से थाने लाकर पूछताछ के नाम पर कई घंटों तक बैठाए रखा। उन्होंने इसे साजिश करार देते हुए सरकार पर निशाना साधा है। नोटिस करने के बाद जो कानूनी प्रक्रिया है वो इसे निभाते और उसे निभा करके उसके बाद अगर बच्ची को लाता है यहाँ तो समझ में भी आता। एक बच्ची जो हॉस्टल में रह रही है उस बच्ची के लिए आप 3-4 गाड़ी फोर्स भेज दे रहे हैं और उसे हॉस्टल के कमरे से उठा करके आप लोग थाना में बैठा करके 4-5 घंटा से बैठा के रखे हुए हैं। उस बच्ची की मानसिक स्थिति क्या हो सकती है आप जरा समझ सकते हैं। ये पूरी तरह से षड्यंत्र है ये यहाँ की सरकार का कि कैसे छात्र आंदोलन को कमजोर किया जाए। हर बच्चे को चिन्हित कर करके उन लोगों के ऊपर में केस किया जा रहा है और उनके मनोबल को तोड़ा जा रहा है। और वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बच्चों को डराने धमकाने से सरकार बाज आए, नहीं तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि अमीषा प्रसाद को परेशान करने की नीयत से पुलिस की कार्रवाई की गई है। सरकार की पुलिस प्रशासन की ये गुंडागर्दी जी बच्ची को जिस ढंग से उठा के ले गया और अभी भी उनको उठा करके ले गया, तो ये साफ समझ में आता है कि एक प्रकार से टॉर्चर करना, परेशान करना, ताकि सरकार के विरोध अगर कोई भी आवाज उठाएंगे उस आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शायद ये सरकार को ये पता नहीं है कि आप जितनी भी आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे आवाज उतनी ही मुखर होगी और मजबूती के साथ। इस मामले को लेकर बीजेपी और सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप अब तेज हो गए हैं। वहीं छात्रा को डिटेन किए जाने के कारणों को लेकर पुलिस की ओर से कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई। प्रभारी ने बताया कि सैमफोर्ड हॉस्पिटल में तोड़फोड़ से जुड़े मामले में उन्हें पूछताछ के लिए थाने लाया गया। सदर थाना कांड संख्या 286-26 में जो कि सैमफोर्ड हॉस्पिटल में तोड़फोड़ से संबंधित मामला है, इसमें जो है 2 मामला इन पर दर्ज है, 285-26, 286-26। 285-26 में इनका बेल हो चुका है। 286-26 में कल इनका हेयरिंग भी था माननीय न्यायालय में, कल भी इनका बेल नहीं हो पाया, ठीक ना, उसी में इनको पूछताछ के लिए लाया गया है। और झारखंड में जिस तरह से पेपर की अनियमितताओं को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश में भी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां अब तेज होने वाली है, यानी कि सियासत हो रही है। चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में अब मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी भी चुनावी मोड में आ गई है।
पश्चिमी यूपी से सपा अपने चुनावी अभियान का आगाज करने वाली है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बुलंदशहर से पीडीए रथ यात्रा शुरू करेंगे। यात्रा की शुरुआत पीडीए महासम्मेलन और जनसभा के साथ प्रस्तावित है। इसके बाद इस यात्रा को पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाने की योजना है। अखिलेश यादव इस अभियान के जरिए जनता के बीच अपनी राजनीतिक पहुंच बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और वहीं अखिलेश यादव के चुनावी अभियान के बीच राज्य में एनडीए के घटक दल भी अपनी सियासी ताकत दिखाने में जुट गए। इसी कड़ी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आज बुंदेलखंड से अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर आज चित्रकूट में जन अधिकार महारैली को संबोधित करने वाले हैं। आगामी चुनावी समीकरणों को देखते हुए ओम प्रकाश राजभर इस रैली के जरिए बुंदेलखंड में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटे हैं। वक्त ब्रेक का और खबरों का सिलसिला नया सवेरा में रहेगा जारी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से। बॉस MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। ये यात्रा रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 27वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये आयोग दोनों देशों के बीच व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग के विषयों से संबंधित है। ये दोनों देशों के बीच उस स्तर पर लिए गए जो तमाम फैसले हैं उनको लागू करने का एक रोड मैप भी तैयार करता है, साथ ही दोनों देशों के सहयोग को मजबूत बनाता है। अब इसी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात करने वाले हैं। दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा की समीक्षा की। इस बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी के अलावा गृह मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सेना, BSF, SSB और RPF सहित अन्य मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। गृहमंत्री ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सभी निर्माणाधीन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने PIO गतिविधियां, जनसांख्यिकी के जो बदलाव हैं, घुसपैठ, सीमा से जुड़े मामलों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में केंद्र सरकार सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा अभेद्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में गृह मंत्री ने सीमा सुरक्षा के लिए चतुष्कोणीय अप्रोच के कॉन्सेप्ट पर जोर दिया और सभी एजेंसियों को इसे पूरी स्पिरिट के साथ लागू करने के निर्देश दिए। गृह मंत्री ने बैठक में मौजूद सभी एजेंसियों को कॉरिडोर में अपने और संस्थान खोलकर अपनी मौजूदगी बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अतिक्रमण मुक्त रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सिलीगुड़ी कॉरिडोर में घुसपैठ को रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स JRSE लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले हैं। शिलान्यास समारोह के बाद JRSE भवन में लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र का आयोजन होना है। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती
क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल एफसी और मोहन बागान सुपर जायंट के बीच डूरंट कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। जम्मू कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद से जुड़ी साजिश के खिलाफ एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने श्रीनगर, कुपवाड़ा, अनंतनाग, पुलवामा और बडगाम में 10 ठिकानों पर छापेमारी की। एनआईए के मुताबिक कार्रवाई पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैंडलर्स और स्थानीय OGW नेटवर्क से जुड़े लोगों की जांच के तहत की गई। जांच की शुरुआत 31 मार्च को एक कथित स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर की गिरफ्तारी से हुई थी, जिसके पास से हैंड ग्रेनेड और जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। तलाशी में मिले दस्तावेज और डिजिटल सबूतों की जांच की जा रही है। एजेंसी के मुताबिक नेटवर्क पर आतंकियों को रसद, ठिकाना और आवाजाही में मदद देने का आरोप है। मामले में आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। 23 अगस्त 2023 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा लहराकर भारत ने इतिहास रचा था। चंद्रयान 3 की उसी ऐतिहासिक सफलता का उत्सव देश आज नेशनल स्पेस डे के रूप में मना रहा है। चांद की सतह पर वैज्ञानिक खोजों से लेकर अब चंद्रयान 4 के जरिए वहां से नमूने धरती पर लाने की तैयारी तक, देश के अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदमों पर ये विशेष रिपोर्ट। तेईस अगस्त यानी नेशनल स्पेस डे, यानी वो दिन जब भारत की अंतरिक्ष शक्ति ने चांद पर अपनी ऐतिहासिक छाप छोड़ी थी। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग की और इसी ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। चंद्रयान 3 एक ऐसा मिशन जिसकी कामयाबी सिर्फ चांद तक पहुंचने की कहानी नहीं थी, ये उस भारत की कहानी थी जो अब अंतरिक्ष की सबसे कठिन चुनौतियों को अपने दम पर चुनौती दे रहा है और एक से बढ़कर एक कीर्तिमान अंतरिक्ष में हासिल भी कर रहा है। इतिहास के पन्नों को पलटे तो 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से LVM 3 रॉकेट पर सवार होकर चंद्रयान 3 ने उड़ान भरी थी। करीब 3,900 किलोग्राम के इस मिशन में 2,148 किलो का प्रोपल्शन मॉड्यूल और 1,752 किलो का लैंडर मॉड्यूल था, जिसमें 26 किलो का प्रज्ञान रोवर भी शामिल था। लगभग 40 दिन की यात्रा के बाद विक्रम ने चांद को छुआ और प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर अपने पहिए उतार दिए। चंद्रयान 3 मिशन ने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। चांद पर प्रज्ञान रोवर ने करीब 101 मीटर की दूरी तय करते हुए चंद्र सतह का अध्ययन किया। उसके LIDS और APXS उपकरणों ने आसपास की मिट्टी और चट्टानों में मौजूद तत्वों की पहचान की, जिनमें सल्फर भी शामिल था। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर पर लगे चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट उपकरण ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सतह के नीचे 10 सेंटीमीटर यानी 100 मिलीमीटर गहराई तक सफलतापूर्वक तापमान मापकर इतिहास रच दिया। दक्षिणी उच्च अक्षांश वाले इलाके में इस तरह का प्रत्यक्ष सब सरफेस तापमान पहली बार मापा गया था। चंद्रयान 3 की कहानी सिर्फ लैंडिंग और प्रयोगों तक सीमित नहीं रही। भारत के इसरो के चंद्रयान 3 ने शिव शक्ति पॉइंट पर उतरकर सिर्फ इतिहास ही नहीं रचा, बल्कि जमीन के नीचे दबे 160 किलोमीटर चौड़े और 4.4 किलोमीटर गहरे प्राचीन गड्ढे यानी क्रेटर का पता लगाकर चांद के अरबों साल पुराने दबे हुए रहस्यों से भी पर्दा उठाया। भारत की चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता की गूंज पूरी दुनिया में गूंजी जब 21 मई 2026 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स ने इसरो को प्रतिष्ठित गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया। यह अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का सर्वोच्च सम्मान है, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत की अभूतपूर्व और सफल लैंडिंग के लिए दिया गया। चंद्रयान 3 ने भारत को चांद पर सुरक्षित उतरना सिखाया। अब उसी सफलता से आगे बढ़ते हुए भारत की नजर चांद से वापस लौटने पर है। इसीलिए इसरो के वैज्ञानिकों की नजर अब चंद्रयान 4 मिशन पर है, जहां चांद की सतह से नमूने जुटाए जाएंगे और उन्हें सुरक्षित धरती पर लाया जाएगा। लगभग 2,104 करोड़ रुपए के इस मिशन के लिए 2 LVM 3 लॉन्च की योजना है। यानी चंद्रयान 3 ने चांद तक पहुंचने और वहां उतरने का हुनर दिखाया। अब चंद्रयान 4 उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए चांद की मिट्टी को अपने साथ धरती पर लाने की तैयारी में होगा, क्योंकि 23 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास का वो ऐतिहासिक पल है जिसकी वैज्ञानिक गाथा भविष्य में और जोर शोर से लिखी जाएगी। डीडी न्यूज के लिए गौरव श्रीवास्तव के साथ
उपांत डबराल की रिपोर्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में सुबह से बारिश जारी है। करीब 4:30 बजे से बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। तो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में आज बारिश का दौर जारी है और इसी के रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज अधिकतम तापमान करीब 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान करीब 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां मानसूनी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, बेरठ, कानपुर, प्रयागराज और राजधानी लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही तेज रफ्तार से हवाएं चलने और आसमान से बिजली गिरने की भी आशंका व्यक्त की गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर ही रहें और बगैर किसी जरूरी काम के अपने घरों से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन और राहत टीमें भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। बात करते हैं उड़ीसा की, जहां बाढ़ की मार झेल रहे लोगों की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं। वजह यह है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने 24 और 25 को क्यूझर और मयूरभंज जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राज्य के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश पड़ने की उम्मीद है। आपको बता दें कि ओडिशा के कई निचले इलाकों में पहले से ही बाढ़ का पानी भरा हुआ है, जिससे आम लोगों का सामान्य जीवन पूरी तरह से प्रभावित है। बिगड़ते हालात को देखते हुए स्थानीय प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और राहत बचाव टीमों को 24 घंटे मुस्तैद रहने के सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। और वक्त चला है हमारे खास सेगमेंट समाचार पत्रों में छपी जो प्रमुख सुर्खियां हैं उन्हें प्रेस रिपोर्ट के जरिए आपसे साझा करने के लिए। और हम पहली खबर जो ले रहे हैं वो दैनिक जागरण से, जहां पर ये खबर बता रही है कि जब हम ट्रेन के सफ़र को सुगम, सुलभ और आरामदायक बनाने की बात करते हैं, ऐसे में ट्रेन में जो मध्यम वर्ग के यात्री हैं उनको AC 3 जो टायर है उसका सफ़र जो है वो भार आया। वैसे में ये कुछ आंकड़े हैं बड़े दिलचस्प हैं जो बताते हैं कि स्लीपर में जो हिस्सेदारी है वो घटती हुई नज़र आ रही है। और ऐसे में जलवायु परिवर्तन की वजह से भीषण गर्मी जो होती है, लोगों का रुख है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उनका जो झुकाव है वो AC 3 चेयर की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और मुनाफे के माध्यम के तौर पर भी ये जो प्रमुख AC 3 है वो रेलवे के लिए कारगर साबित हो रहा है। और साथ ही साथ ये भी माना गया कि रेल मंत्रालय ने 10 साल के जो अपने आंकड़े जारी किए हैं वो ये बताता है कि लंबी दूरी के लिए ट्रेनों में हिस्सेदारी बढ़ी है, क्योंकि ट्रेन में सफ़र करना किफ़ायती भी होता है, आरामदायक भी है। उस लिहाज से ये अच्छी खबर रेलवे के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिहाज से है। और आइए अब रुक करते हैं अगली खबर का और आपको बताते हैं कि किस तरह से कर्तव्य पथ पर अब आपको एक नया अनुभव भी मिलने वाला है। दरअसल कर्तव्य पथ जो कि नए अंदाज में देश की विरासत का आपको अनुभव कराते हुए नजर आएगा। युगे युगेन भारत संग्रहालय से इंडिया गेट तक पूरे क्षेत्र को जोड़ा जाएगा। आपको बताएं कि मास्टर प्लान 2047 में कर्तव्य पथ और इसके आसपास के इलाकों को दिल्ली के प्रमुख राष्ट्रीय सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई है और इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भी काम किया जाएगा। आपको बताएं कि 3 किलोमीटर के करीब है राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक का ये पूरा कर्तव्य पथ। इसकी लंबाई है और 3.90 लाख वर्ग मीटर में लगभग इसको बढ़ाया गया है ग्रीन एरिया को। और बेहतर पैदल कनेक्टिविटी के तहत जोड़े जाएंगे कर्तव्य पथ, इंडिया गेट और युगे युगेन भारत संग्रहालय। यानी कि अब आपको नया अनुभव भी यहाँ पर मिलने वाला है। तकनीक, इंटरैक्टिव माध्यमों से भारतीय इतिहास को भी आप देख सकेंगे। और अगली खबर जो है वो छोटे बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। हम जानते हैं कि सर्दी जुकाम एक आम तरह की बीमारी है या हम मानते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ है। और 4 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो मिक्स डोज कॉम्बिनेशन है, यानी कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है दवाओं को, उसको बनाने और बेचने पर अब रोक लगाई गई है। तो केंद्र सरकार ने 2 रासायनिक यौगिक वाले जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है उन पर पाबंदी लगाई है। छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखकर ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। अब इसमें सरकार ने
फेनरमाइन जो मैलेट है, उसके साथ साथ फेनीफेलराइन हाइड्रोक्लोराइड, ये दोनों को अगर जब हम फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन में बनाते हैं तो उससे बच्चों के स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ता है। खास तौर पर आपको ये जो दोनों दवाओं का फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन है, जब हम जुकाम के लिए बच्चों को दवाई देते हैं 1 से लेकर 5-4 वर्ष की आयु तक, उसमें ये फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दिया जाता है। तो इस तरह की दवाओं को बनाने और बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है और ख़ास तौर पर छोटे बच्चों को आमतौर पर इन्हें दिया जाता है, तो सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है। तो प्रेस रिपोर्ट में आज इन खबरों में इतना ही, लेकिन आइए अब बात कर लेते हैं एक दिन एक उत्सव से जुड़ी हुई। आइए आज चलते हैं जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर की धर्मनगरी कटरा में श्रावण माह के पावन अवसर पर मातृशक्ति ने भव्य महाआरती का आयोजन किया। फव्वारा चौक पर हुई इस दिव्य आरती में शिव तांडव स्रोत, मां गंगा की आरती और मां वैष्णो देवी की आरती ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। धर्मनगरी कटरा में श्रावण मास के अवसर पर मां भगवती के चरणों में भव्य महाआरती और दिव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। श्री कैलक ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट और श्री रघुनाथ आरती संस्थान जम्मू के संयुक्त तत्वावधान में हुए इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। महाआरती की खास बात ये रही कि इसका नेतृत्व मातृशक्ति ने किया। शिव तांडव स्तोत्र, मां गंगा की आरती और मां वैष्णो देवी की आरती के दौरान फव्वारा चौक का पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। देश विदेश से आए श्रद्धालु इस दिव्य दृश्य के साक्षी बने। कटरा में हुई ये महाआरती आस्था, नारी शक्ति और भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का सुंदर संगम है। भक्ति और संस्कृति से सजा ये आयोजन श्रद्धालुओं के लिए एक यादगार आध्यात्मिक अनुभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब देखते हैं खबरें खेल के मैदान से और बात करते हैं विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के आज फाइनल मुकाबले की, जो कि खेला जाना है। बात करते हैं महिला एकल के फाइनल में, जहां डिफेंडिंग चैंपियन जापान की अगाने यामागुची और साउथ कोरिया की एन से यंग होंगी आमने सामने। यामागुची ने सेमीफाइनल में थाईलैंड की पोर्न पावी चौचुवोंग को 21-12, 21-17 से हराया। अब उनकी नजर चौथे वर्ल्ड टाइटल पर है। प्रतियोगिता के पुरुष एकल के फाइनल में फ्रांस के एलेक्स लानियर जापान के कोडाई नाराओका से भिड़ेंगे। फ्रांस के एलेक्स लानियर ने मेंस सिंगल्स इतिहास रचा है। वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेंस सिंगल्स फाइनल में पहुंचने वाले पहले फ्रांसीसी खिलाड़ी बने हैं। अब उनकी नजर खिताब अपने नाम करने पर होगी। वुमेन्स डबल्स में चीन की टॉप सीड ये ल्यू शिंग शूड और टैन निंग का मुकाबला साउथ कोरिया की बैक हान ना और ली सो ही से होगा। वहीं विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने कांस्य पदक जीत लिया। भारतीय जोड़ी को आज खेले गए सेमीफाइनल में चीन के विश्व नंबर 1 ल्यू शेंगशू और टैन निंग की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। रोमांचक मुकाबले में चीन की जोड़ी ने 18-21, 21-13, 21-8 से मैच अपने नाम किया। सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी ने दुनिया की नंबर 1 और मौजूदा विश्व चैंपियन शेंगशू और निंग को कड़ी टक्कर दी। ट्रिसा और गायत्री ने पहला गेम 21-18 से जीतकर जोरदार शुरुआत की, लेकिन चीनी जोड़ी ने वापसी करते हुए दूसरा गेम 21-13 से अपने नाम किया। निर्णायक गेम में भी भारतीय खिलाड़ियों ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन अंत में उन्हें 8-21 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बावजूद त्रिसा गायत्री ने इतिहास रचते हुए महिला युगल में 15 साल का सूखा खत्म करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। 2011 के बाद विश्व चैंपियनशिप के महिला युगल वर्ग में भारत को पदक मिला है। तो विश्व बैडमिंटनशिप के आज अहम मैच है, फाइनल्स हैं और कई जो देश हैं वो एक दूसरे के आमने सामने और सभी भाई बोला मैंने तो महिला युगल में 15 साल का सूखा समाप्त किया है। त्रिसा गायत्री की युगल जोड़ी ने 2011 के बाद विश्व चैंपियनशिप के महिला युगल वर्ग में पदक मिला है। 1 घंटे 11 मिनट तक ये सेमीफाइनल मुकाबला चला, काफी रोमांचक मोड़ पर पहुंचा और भारत ने कहीं ना कहीं अपना दमखम दिखाया। और हमारे खेल संवाददाता मुकेश शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हैं। मुकेश, तो आज कई अहम मैच हैं
और सभी खिताबी भिड़ंत के लिए एक दूसरे के आमने सामने है। रोमांच जो है वो चरम पर रहेगा। बिल्कुल आंचल, जिस तरह से आप देखिए कि आईजीएल स्टेडियम में ये मुकाबले जब से चल रहे हैं, एकदम जैम पैक स्टेडियम है। कल भी मैं बता रहा था सुचित्रा को, स्पेक्टेटर की कमी नहीं है। यानी पहले ऐसा होता था कि बैडमिंटन जैसे टूर्नामेंट में 100-200 स्पेक्टेटर होते थे, लेकिन कल के इस एरेना में आप देखिए पूरा जैम पैक स्टेडियम। और जिस तरह से गायत्री और त्रिशा का मैच चल रहा था, उनको चीयर अप करने के लिए इतने सारे स्पेक्टेटर वहां पर मौजूद थे। एक अलग ही माहौल था उस एरेना का, जो दिखाता है कि खेलों को लेकर के जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ी है। पहले हम क्रिकेट की बात करते थे, क्रिकेट के खिलाड़ी की आइडेंटिफिकेशन थी, लेकिन यहां पर तो कल मैंने देखा ना केवल इंडियन कंटिजेंट को लोग जानते हैं, बल्कि जो फॉरेन कंटिजेंट हैं, जो वहां से आए हुए खिलाड़ी हैं, उन पर भी लोगों की नजरें हैं। लोग एलेक्स की बात कर रहे हैं, लोग विक्टर की बात कर रहे हैं, लोग व्यान की बात कर रहे हैं, लोग चीनी ताइपे की बात कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरह से खिलाड़ियों ने अपना जो है वो मुकाम बनाया है। जिस तरह से वो खेले हैं कल, जो वो खेले, उनके जज्बे में कोई कमी नहीं थी। देखिए अनसीडेड प्लेयर थे, वर्ल्ड के नंबर 1 जोड़ी के सामने खेल रहे थे, तो दिखाता है कि टेम्परामेंट था। ब्रॉन्ज मेडल जीता, 15 साल का सूखा खत्म किया, और इतना बड़ा जो टूर्नामेंट था 17 साल बाद भारत ने जिसका आयोजन किया, ये दिखाता है कि भारत में खेलों को लेकर के जिस तरह से रूपरेखा तैयार की जा रही है। कॉमनवेल्थ की मेजबानी करने के लिए भारत तैयार हो रहा है, साथ ही साथ ओलंपिक के बिड्स करने को जा रहा है। और इसी तरह की खबर आ रही कि थॉमस उबर का कुछ इसी तरह का बड़ा टूर्नामेंट बैडमिंटन का होता है, उसके लिए भी भारत बिड करने की तैयारी कर रहा है। यानी जो कल उन्होंने दिखाया और आज का जो फाइनल मैच है, उससे ये साबित होता है कि भारत हर तरह से हर बड़े टूर्नामेंट को आयोजित करने के लिए सक्षम है। वहां पर हर तरह की फैसिलिटी दी गई, और बीडब्ल्यूएफ ने भी तारीफ करी जिस तरह से इतने बड़े एरेना में किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं आने जाने वाले, हर व्यक्ति को वहां एंटरटेन किया गया, खिलाड़ियों की हर सुविधा का ध्यान रखा गया। तो मुझे लगता है ना केवल खिलाड़ी एंजॉय कर रहे थे, बल्कि जो खेल को देखने आ रहे थे उनको भी समझ में आ रहा था। और आप देखिए उसकी जो गैलरी थी, उसके बाहर इतने सारे गेम ऑर्गेनाइज कर रखे थे कि अगर आपको थोड़ा सा भी अपना टाइम स्पेंड करना है, अपने आप की एबिलिटी को चेक करना है, तो बहुत सारे वहां पर ऐसे चैलेंजिंग गेम रखे थे जिसको खेल रहे थे लोग और एंजॉय कर रहे थे। ना केवल यूथ खेल रहा था, बल्कि सीनियर कैटेगरी के लोग वहां पर एंजॉय कर रहे थे। तो एक बड़ी बात है। और जिस तरह से मर्चेंडाइज यहाँ पर लॉन्च हुए, पहले योनेक्स की बात करते थे, कई तरह के मैंने देखे मर्चेंडाइज जो थे, नए ब्रांड आकर के वहां पर अपने प्रोडक्ट्स को भी सेल आउट कर रहे थे। तो कुल मिला जुला के गेम के साथ साथ बिजनेस भी जो था वो डेवलप हो रहा था। और वहीं अकाने यामागुची का जो मुकाबला है यंग के साथ, इस मैच को भी बहुत रोमांचकारी माना जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन खेल दिखाया है यामागुची ने, और लगातार उनकी कोशिश यही रहेगी कि खिताब उनके नाम हो। बिल्कुल, यामागुची की बात करें तो उनका जो मुकाबला है वो भी शानदार होने वाला है। जिस तरह से मैं एलेक्स की बात कर रहा था, नाकुमाका के साथ उनका जो मुकाबला है वो भी एक बड़ा मुकाबला है। दोनों ही जो खिलाड़ी हैं, जिस तरह से उनके ओपोनेंट सेट किए गए हैं, एक अच्छा, मैं कह रहा हूं फिर से आपको देखिएगा, आज की जो टिकट है चलो वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो गई है। यानी आपको पहले ऐसा देखने को मिलता था कि टिकट अवेलेबल है, कोई जा नहीं रहा, लेकिन आज आपको बता रहा हूँ कि बुक माई शो के थ्रू सारी टिकटें ऑलरेडी सोल्ड आउट है। ये बहुत इंटरेस्टिंग आप बता रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देखते हैं जो क्रिकेट प्रेमी है, इस तरह का जो हाल है वो क्रिकेट मैचेस के लिए होता है कि क्रिकेट जो टिकट्स है वो सोल्ड आउट हो जाते हैं, लेकिन बैडमिंटन के खेल के भी दीवाने मौजूद हैं भारत में, ये एक अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि पहले हम जैसे क्रिकेट की बात करते थे या कुछ खेल ऐसे होते थे जो काफी लाइमलाइट रहे, लेकिन जिस तरह से बैडमिंटन ने गियर अप किया, रेसलिंग ने गियर अप किया, खो खो देखिए कितना वाइडली देखा जाने वाला खेल बन गया। तो जिस तरह से उसकी वहां पर ब्रॉडकास्टिंग करी गई, वही मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरह से वहां पर एक माहौल कोड बना करके दिया, 4-4 कोड बने, फिर आपको लेकर के एक सिंगल कोड पर आ रहे हैं, हर चीज का ब्रॉडकास्ट हो रहा है, यूट्यूब में हो रहा है, नेटफ्लिक्स पे हो रहा है। यानी हर एक स्पेक्टेटर को जो स्टेडियम में देख रहा है वो तो देख ही रहा है, लेकिन लोग मेट्रोज में देख रहे हैं, बस में देख रहे हैं, रेस्टोरेंट में देख रहे हैं, बात कर रहे हैं खेलों की। तो ये बड़ी बात है खेलों को लेकर के जिस तरह से माहौल बना है। और इसी तरह का युवा जो वहां कल खेल देख रहा था, जो भी मैच देख रहा था, लक्ष्य सेन का मैच देखिए कितना अच्छा उन्होंने मैच खेला, भले ही वो हार गए। पीवी सिंधु का मैच देखिए, उसमें दोनों तरीके से आपको खेल दिखाई देगा। एक तो खिलाड़ी खेल रहा है और दूसरा ओपोनेंट कितना दिमाग लगा रहा है। जिस तरह से उनके ओपोनेंट ने बार बार इंजरी का टाइम लेकर के अपने आप को रिकवर किया और उनको वहां पर रिदम तोड़ने की कोशिश करी, उसका फायदा भी कहीं ना कहीं वो ओपोनेंट ले गई लास्ट में। तो ये भी एक टैक्टिक होती है, इसको भी यूथ को समझना जरूरी है। जो वहां पर आ रहे थे, चीयर कर रहे थे, आंचल कुछ इसी तरह का माहौल था एरेना में, और मुझे लगता है कि बतौर खिलाड़ी, बतौर स्पेक्टेटर आप बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। इस गेम से भारत का जो विश्व मानचित्र पे जो बात होगी वो
वो कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से वहां पर उसको प्रोजेक्ट किया जाएगा। और डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो खेल मंत्री हैं वो लगातार वो भी वहां पर आकर के मैच देख रहे थे। हेमंता बिस्वा जो है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट वो भी देख रहे थे। तो हर चीजों को अप्रोप्रिएट तरीके से रखा गया, खिलाड़ियों को ध्यान रखा गया। आज का जो फाइनल मुकाबला है यहाँ पर देखिए एक बार फिर से आपको बड़े और दिग्गज खिलाड़ी जो वहां पर पहुंचे हैं उनके बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। तो हम कह सकते हैं हाउस द जोश वो हाई है, और जो ये मैच के आज नतीजे आएंगे वो कई देशों के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे, और खासतौर पे खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी कमाल का रहा है इस पूरी चैंपियनशिप में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और खेल की और भी कुछ खबरें आपको दिखाते हैं हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक के जरिए। तो बात करते हैं भारत और श्रीलंका की, जहां 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे और निर्णायक मुकाबले में आज वो आमने सामने होंगी। पहले टेस्ट में 165 रन की शानदार जीत दर्ज करने के बाद अब भारतीय टीम की नजरें दूसरे मुकाबले को जीतकर सीरीज क्लीन स्वीप करने पर, जीत के साथ महत्वपूर्ण WTC अंक हासिल करने पर भी रहेंगी। महिलाओं के विश्व कप में आज भारतीय महिला हॉकी टीम का सामना पिछले विश्व कप की कांस्य पदक विजेता ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारतीय टीम के लिए ये मैच अहम है। भारतीय टीम को पिछले मैच में ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीदरलैंड्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। हॉकी विश्व कप में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को नीदरलैंड्स के खिलाफ 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। पहले 2 क्वार्टर में शानदार डिफेंस और दमदार खेल दिखाने वाली भारतीय टीम आखिरी 10 मिनट में अपनी लय को खो बैठी और नीदरलैंड्स ने इसका पूरा फायदा उठाया। भारत के लिए एकमात्र गोल कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 52वें मिनट में किया। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला रविवार से कोलंबो के SSC ग्राउंड पर खेला जाएगा। टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे है। नजर सीरीज को क्लीन स्वीप करने पर है, लेकिन साथ ही नजर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पर भी है। कैसे, जानते हैं हमारे संवाददाता गौरव कुमार की इस रिपोर्ट के जरिए। गोल्ड टेस्ट को 165 रन से जीतने के बाद अब भारतीय टीम का काफिला कोलंबो में मौजूद है, जहां पर दूसरा टेस्ट मुकाबला रविवार से खेला जाना है। टीम इंडिया की नजर इस टेस्ट मुकाबले को जीतकर सीरीज को 2-0 से क्लीन स्वीप करने पर होगी। साथ ही साथ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए अपने समीकरण को और मजबूती देने की रहेगी। लेकिन क्या ये बातें इतनी आसान हैं? अगर पहले टेस्ट मुकाबले की बात करें तो यहाँ पर एक बार फिर से टीम इंडिया को सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा टीम कॉम्बिनेशन को लेकर के। खासतौर से हमने देखा था कि किस तरह से पहले टेस्ट में चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हो, एक सटीक कॉम्बिनेशन वहाँ पे सामने दिखा। मानव सुथार ने 131 रन देकर के 10 विकेट हासिल किए, और सबसे बड़ी बात क्या थी कि अहम मौके पर वो विकेट निकालने में कामयाब रहे। लेकिन इस सबसे आगे बढ़ करके अब बात करते हैं कि क्या विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में टीम इंडिया अपने आप को पहुंचा पाने में कामयाब रहेगी। तो सबसे पहले स्थिति अगर देखें तो टीम को श्रीलंका के खिलाफ सीरीज को जीतना होगा। 2-0 से टीम अगर सीरीज को जीत पाती है तो टीम के जो WTC में पॉइंट्स परसेंटेज होंगे वो 57.57 के आसपास पहुंच जाएंगे। वहीं बात अगर बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले की करें तो जैसा कि बांग्लादेश की हालत खस्ता है दूसरे टेस्ट में, तो अगर ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश को दूसरे टेस्ट में हरा देता है तो उस स्थिति में बांग्लादेश जो है वो अंक तालिका में टीम इंडिया से नीचे आ जाएगी। इसके बाद भारतीय टीम को अपने जो अगली टेस्ट सीरीज खेलनी है वो अक्टूबर-नवंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलनी है, 2 मैच की टेस्ट सीरीज। वहां पर उम्मीद करनी होगी कि टीम इंडिया 2-0 से न्यूजीलैंड को हराए। भारतीय टीम के पास अब कुल मिलाकर के 8 टेस्ट मैच बचे हैं, जिसमें से अगर टीम 7 टेस्ट मैच जीतती है तो टीम का जो पॉइंट परसेंटेज है WTC में वो 68 के आसपास हो जाएगा। जबकि अगर टीम 8 टेस्ट मैच जीत जाती है, जो कि आसान नहीं रहने वाला, तो उस स्थिति में भारतीय टीम का जो पॉइंट परसेंटेज है WTC में वो 74 के आसपास रहेगा। आपको बता दें कि पिछली बार जब 2023 में टीम इंडिया ने WTC का फाइनल खेला था तब टीम का जो पॉइंट परसेंटेज था वो 58 के आसपास था। दूरदर्शन न्यूज के लिए मैं गौरव कुमार, DD न्यूज, दिल्ली। और खेल की खबरों के बाद आइए बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट जो कि पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा है, मनी मंत्री। और आज इस सेगमेंट में म्यूचुअल फंड्स में निवेश पर हम करेंगी
करेंगे बात तो म्यूचुअल फंड में निवेश कितना सुरक्षित है वो आपको बताएं। पैसा डूबने का जोखिम म्यूचुअल फंड्स में कम होता है जब आप एसआईपी के जरिए निवेश करते हैं। प्रोफेशनल फंड मैनेजर के जरिए आप निवेश अगर करवाना चाहते हो एक बेहतरीन विकल्प है। अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं, सेबी जो है वो उसे रेगुलेट करता है, इसलिए सिस्टम बहुत पारदर्शी रहता है। मार्केट लिंक, छोटी अवधि में उतार चढ़ाव और इसके साथ साथ आप कैसे म्यूचुअल फंड में निवेश कितना कर सकते हैं, कितना सुरक्षित है, ये आपको बता रहे हैं। लंबी अवधि के लिए यह अपेक्षाकृत सुरक्षित होता है बाकी अन्य जगहों पर निवेश करने से। जोखिम कम होता है, रिटर्न इसका संभावित होता है और पैसा डूबने का जोखिम भी आपको कम उठाना पड़ता है। और नई नई तकनीक से जुड़ी खबर पर डालते नजर हमारे खास सेगमेंट टेक टॉक के जरिए। फर्जी कॉल और धोखाधड़ी पर लगाम कसने के लिए दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार यूजर आइडेंटिफिकेशन नियमों 2026 को नोटिफाई कर दिया है। इसके तहत नया मोबाइल सिम कार्ड खरीदने, यूजर की जानकारी अपडेट करने, सिम बंद कराने या दोबारा रीवेरिफिकेशन कराने के लिए बायोमेट्रिक जांच को अनिवार्य कर दिया गया है। आसान भाषा में समझाएं तो अब नया सिम कार्ड लेना या सिम से जुड़ा कोई भी बड़ा काम कराने के लिए आपको अपना अंगूठा या चेहरा यानी बायोमेट्रिक स्कैन करवाना अनिवार्य होगा। दूरसंचार विभाग ने एक कदम डीओटी द्वारा सितंबर 2025 में जारी किए गए नोटिफिकेशन के बाद उठाया, जिसमें उसने लोगों से सुझाव मांगे थे। नए नियमों के तहत आधार वाले ग्राहकों के लिए eKYC और अन्य यूजर्स के लिए DKYC करवाना जरूरी होगा। सभी टेलीकॉम कंपनियों को नए सिम कार्ड देने के लिए बायोमेट्रिक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सिस्टम BIVS को लागू करना होगा। टेलीकॉम कंपनियों जैसे कि जियो, एयरटेल, हुआई को 3 महीने का टाइम इस काम के लिए दिया गया है। इतने कुछ खास खबरें दुनिया भर से अराउंड द वर्ल्ड के जरिए। जापान के होंशु द्वीप के पूर्वी तट के पास आज 5.9 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। भूकंप की गहराई करीब 78 किलोमीटर थी। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। उत्तरी पुर्तगाल में भीषण जंगल की आग ने बड़े इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। सैटेलाइट तस्वीरों में आग से झुलसे क्षेत्रों के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका की प्रवासी नीति के तहत करीब 365 मैक्सिकन नागरिकों को होंडुरास भेजा गया है। सैन पेड्रोसुला में मैक्सिकन नागरिकों को लेकर विमान पहुंचा, जबकि कुछ और प्रवासियों को वापस भेजे जाने की तैयारी। सर्बिया के डेलिबाल्टो सैंड्स नेचर रिजर्व में लगी भीषण जंगल की आग पर काबू पाने के दमकल कर्मी लगातार प्रयासरत। करीब 80 किलोमीटर तक बेलग्रेड के पास रेत के टीलों और जंगलों में कई हफ्तों से फैली हुई है आग। आइए आगे बढ़ते हैं और अब ग्राफिक के जरिए आपको बता देते हैं मौसम का हाल।
और नया सवेरा में वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने के पहले हर बार की तरह आपको कुछ खास झलकियों के साथ छोड़े जाएंगे। आपको लिए चलते हैं दक्षिण भारत के केरलम के मशहूर बैक वाटर्स में पारंपरिक स्टैकबोट रेस का रोमांच, जहां सैकड़ों नाविक जो हैं वो अपनी ताकत, तालमेल और कौशल का अनूठा और शानदार प्रदर्शन आपको दिखा रहे हैं। आप इन दृश्यों का लीजिए आनंद। चाय की चुस्कियों के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।